अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज की। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, शोल्डर डिस्टोशिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शोल्डर डिस्टोशिया होता क्या है। कि इसमें क्या होता है कि ये भी एक विजाइनल सिफेलिक डिलीवरी होती है। ये क्या है, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। विजाइनल सिफेलिक डिलीवरी है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी से फ़र्क क्या है कि इसमें हमें रिक्वायर होती है एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स। ठीक है, इसमें हमें एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स रिक्वायर होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि जब फीटस जो है उसका जो हेड डिलीवर हो जाता है उसके बाद आफ्टर हेड हैज़ डिलीवर। ठीक है, जब डिलीवर उसका जो हेड है फिटस का वो डिलीवर हो जाए उसके बाद हमें एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स रिक्वायर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये शोल्डर डिस्टोशिया है। और इसमें क्या होता है कि जो जेंटल ट्रैक्शन है वो इसमें अनसक्सेसफुल होती है। ठीक है, इसलिए हमें एडिशनल चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। ये रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं शोल्डर डिस्टोशिया में। तो उसमें ये है कि कोई भी मैक्रोसोमिक बेबी हो तो उसमें भी शोल्डर डिस्टोशिया के चांस जो है जो ज़्यादा हो जाता है मैक्रोसोमिया में। ठीक है, इसके अलावा पुअरली कंट्रोल्ड या फिर गेस्टेशनल हो या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो, मीन्स के डायबिटिक मदर हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, डायबिटिक मदर में क्या है कि जो बेबी जो है वो मैक्रोसोमिक हो जाता है, इसलिए शोल्डर डिस्टोशिया का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि ओबेसिटी हो मदर में। ठीक है, या फिर क्या है कि प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया हो। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री हो डिस्टोशिया की, तो अब भी क्या है कि रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें वार्निंग साइंस क्या क्या होंगे शोल्डर डिस्टोशिया में। वार्निंग साइंस ये हैं कि जब वो फिटस का जो हेड है डिलीवरी के बाद वो रेस्टिट्यूशन ना करे। ठीक है, फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाए, फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो फिर ये वार्निंग साइन है किसका, के शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द हेड डिलीवरी के बाद। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि रिट्रैक्शन ना हो जाए फीटल हेड की। ठीक है, रिट्रैक्शन हो जाए, रिट्रैक्शन ऑफ फीटल हेड के पेरिनियम के अगेंस्ट जो है फीटल हेड जो है वो रिट्रैक्शन कर जाए, तो ये भी क्या है कि वार्निंग साइन है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर शोल्डर डिस्टोशिया होता है तो मैटरनल और फीटस दोनों को डेंजर होता है। ठीक है, तो अगर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या हो सकता है शोल्डर डिस्टोशिया के दौरान। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या है कि पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, और वो जो ट्रॉमा वो भी क्या होगा, थर्ड या फिर फोर्थ डिग्री होगा, थर्ड या फिर फोर्थ डिग्री पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि पोस्ट पार्टम हेमरेज हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, या फिर क्या है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मदर को। ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। ये है हमारे पास मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम बात करें फीटल कॉम्प्लिकेशंस की तो उसमें क्या हो सकता है, फीटल कॉम्प्लिकेशंस शोल्डर डिस्टोशिया के केस में, तो उसमें क्या हो सकता है, फीटस को ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो सकती है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि फ्रैक्चर उसकी क्लेविकल या फिर ह्यूमरस जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है, क्लेविकल या ह्यूमरस जो बोन्स हैं आर्म्स की वो क्या है फ्रैक्चर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है फीटल कॉम्प्लिकेशंस, और ये थी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, या फिर क्या है पीपीएच हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया का अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसे हम मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉल फॉर सीनियर हेल्प। ठीक है, सबसे पहले जितनी भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज हैं उनमें सबसे पहले हमने कॉल करनी होती है, कॉल फॉर सीनियर हेल्प, सीनियर हेल्प। ठीक है, और उसमें क्या है, सीनियर हेल्प में क्या है कि उसमें हम न्यूनेटोलॉजिस्ट को बुला लेंगे, सीनियर मिडवाइफ को, और ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट वगैरह को बुला लेंगे। ठीक है, और शोल्डर डिस्टोशिया की मैनेजमेंट में आप लोगों ने जो फार्मूला याद रखना है वो हेल्पर से याद रखना है। ठीक है, HELPER, हेल्पर। ठीक है, तो हेल्प से क्या, ऐसे क्या बन गई हेल्प, हमने कॉल फॉर हेल्प कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इवैल्यूएट करेंगे फॉर एपिजियोटमी, एपिजियोटमी के लिए इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, मीन्स कि एपिजियोटमी के लिए कट लगाएंगे कि हो सकता है कि एपिजियोटमी के बाद जो है शोल्डर डिलीवर हो जाए। ठीक है, अगर इससे भी नहीं होता तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि लेग्स एलिवेशन। ठीक है, एल से क्या बन रहा है, लेग्स एलिवेशन, मीन्स के हम मैक्रोबर्ट्स पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, मैक्रोबर्ट्स पोजीशन, इस पोजीशन में हमें क्या है कि दो असिस्टेंट चाहिए होंगे, दोनों असिस्टेंट जो हैं दोनों लेग्स को फ्लेक्स करेंगे और एबडक्ट करेंगे। ठीक है, फ्लेक्स करेंगे और एबडक्ट करेंगे। ठीक, एबडक्ट करेंगे दोनों लेग्स को, ये और हो सकता है कि इससे जो बेबी जी के जो शोल्डर्स हैं वो डिलीवर हो जाए। अगर इससे भी नहीं होता फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मैन्यूवर है वो क्या है, पी से प्रेशर, मीन्स कि हम सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। पी से क्या है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। ठीक है,
और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मैन्यूवर है वो क्या है, एंटर मैन्यूवर है। एंटर ई से क्या है, एंटर मैन्यूवर। एंटर मैन्यूवर, एंटर मैन्यूवर का सेकंड नेम क्या है कि रॉबिन 2 भी इसे कहते हैं, रॉबिन 2। इसमें क्या करते हैं कि हैंड को जो फिंगर्स हैं वो इंसर्ट करते हैं एंटीरियर शोल्डर के बिहाइंड, एंटीरियर शोल्डर के पीछे से हम क्या फिंगर इंसर्ट करेंगे और उसे टुवर्ड द चेस्ट जो है हम पुश कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो शोल्डर्स हैं वो एडक्ट कर जाएंगे और इसकी वजह से क्या है कि बेबी के जो फीटस के जो शोल्डर्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। तो ये क्या, इसमें हमने क्या किया है कि फिंगर्स इंसर्ट की हैं, वो भी हमने एंटीरियर शोल्डर के बिहाइंड, पीछे से, एंटीरियर शोल्डर के पीछे से हमने फिंगर इंसर्ट की है और उस वहाँ से प्रेशर अप्लाई किया है। तो जिसकी वजह से जो उसका जो एंटीरियर शोल्डर्स है वो टुवर्ड चेस्ट मूवमेंट हुई और उसकी वजह से क्या है कि फीटस का जो शोल्डर है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्स वुड स्क्रू एंड रिवर्स वुड स्क्रू मैन्यूवर, ठीक है। वुड स्क्रू में क्या करते हैं कि प्रेशर अप्लाई करते हैं पोस्टीरियर शोल्डर में। एंटर मैन्यूवर में हमने एंटीरियर शोल्डर पर प्रेशर अप्लाई किया था, ठीक है, एंटीरियर शोल्डर पर, ठीक है। और इसमें हमने रिवर्स वुड स्क्रू में हमने क्या करना है, वुड स्क्रू मैन्यूवर, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है पोस्टीरियर शोल्डर पे, और लेकिन हमने प्रेशर अप्लाई करना है एंटीरियरली, ठीक है। शोल्डर पे प्रेशर अप्लाई किया तो हमने पोस्टीरियर से पुश किया। जब पोस्टीरियर शोल्डर पे प्रेशर अप्लाई करना है तो हमने एंटीरियरली पुश करना है, ठीक है। उसे एंटीरियरली फिंगर इंसर्ट करनी है और फिर उसे पुश करना है। तो इस तरह जो है फीटस का जो शोल्डर है वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रिवर्स वुड स्क्रू होता है, वो भी इसी तरह बेबी को अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट कर देते हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी फीटस का जो शोल्डर है वो डिलीवर ना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि पोजीशन चेंज करते हैं, ऑल फोर्स, चेंज पोजीशन ऑन ऑल फोर्स, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है कि हम सिम्फिजियोटमी कर सकते हैं, ठीक है। सिम्फियोटमी मीन्स के जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, मैटरनल प्यूबिक सिम्फिसिस, उसे हम कट लगा के बेबी फीटस को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या है, क्लीडोटमी कर सकते हैं। क्लीडोटमी मीन्स कि बेबी का जो क्लेविकल है उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन सब मैन्यूवर से हमने 30 मिनट्स वेट करना, 30 सेकंड्स वेट करना, हर मैन्यूवर को 30 सेकंड्स के लिए अप्लाई करना होता है। अगर एक से नहीं हो रहा तो फिर हमने नेक्स्ट मैन्यूवर की तरफ फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है। एंड पे हमने क्या करना है, डीब्रीफ करना है स्टाफ को, ठीक है। डीब्रीफ करेंगे स्टाफ को, ठीक है, और कम्प्रीहेंसिव नोट लिखेंगे और क्या है कि जो रिस्क था उसे रिपोर्ट वगैरह करेंगे। तो ये तो ही हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया। तो अब हम बात कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की। वो हमारा टॉपिक मिस हो गया, तब हम उसकी बात कर लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में, इसका मतलब ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ठीक है। और इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है कि इसमें इसकी वजह से हो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से क्या है कि मैटरनल कार्डियो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है, कंप्रोमाइज़, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि स्वेयर DIC हो सकता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो सकती है, स्वेयर DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, ठीक है, रिस्क फैक्टर में इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मल्टीपल प्रेगनेंसी वगैरह जो है इसके रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। और इसके वार्निंग साइंस कैसे क्या होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के ये वार्निंग साइंस हैं। तो उसमें क्या है कि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो या फिर मैटरनल कोलैप्स हो जाए, ठीक है, मैटरनल कोलैप्स या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, जैसे हमने कहा है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज मीन्स कि रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज होगा तो क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि चेस्ट पेन हो सकती है, फीलिंग कोल्ड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पिंस एंड नीडल्स इन द फिंगर्स, उसे पिंस एंड नीडल्स, सुइयाँ चुभेंगी पेशेंट को, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसे हाथों में क्या है कि सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है। पिंस एंड नीडल्स इन फिंगर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि वार्निंग साइंस है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसकी मैनेजमेंट उसी तरह हमने इस तरह कोलैप्स के पेशेंट में हम लोग करते हैं कि उसमें पहले हमने हेल्प के लिए बुला लिया, ठीक है, फिर हम उसको रिस्पॉन्स चेक करेंगे, फिर क्या है कि लेफ्ट लैटरल टिल्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम ABC चेक करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, रेस्ट और सर्कुलेशन। लेकिन इसमें ये है कि ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है और इसमें 30% जो पेशेंट्स हैं वो डाई कर जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट आवर में। 30% पेशेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है इन फर्स्ट आवर में, 1 घंटे के अंदर पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, 30% की डेथ हो जाती है और ओनली 10% जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ओनली 10% से। और इसके लिए अगर हमें
जो सिम्टम्स हैं वो अगर ठीक हो रहे हो तो इसमें हम क्या करते हैं, पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, वो भी विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विद इन 5 मिनट्स हम क्या करते हैं, पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, ताकि जो है कार्डिक अरेस्ट वगैरह को से बचाया जा सके पेशेंट को, क्योंकि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे पहले होता ही क्या है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये थी हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।